हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम वही क्लास 12th का अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स में जो फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप, उसका कुछ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पहले कर लिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्टनरशिप एक्ट कैसे बनता है, ये कब आया था, ये हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक से पहले की अगर वीडियो चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। बात करते हैं हम अगले पॉइंट पे। देखो, हमने लास्ट क्लास में ये बात कर ली थी कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड से। देखिए, ये है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक तरीके का जब दो पार्टनर्स आपस में जब किसी बात को लेके एग्री करते हैं और आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते इस चीज़ का मतलब, किसी बात को लेकर वो एग्री हो जाते हैं कि हम फ्यूचर में कोई बिजनेस करेंगे और उसका हम प्रॉफिट या लॉस आपस में इस रेशियो में बांटेंगे। तो ये जो इनके बीच में जो समझौता हुआ है, ये समझौता एक रिटन फॉर्मेट में लिख लेते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। वैसे आपको बात मालूम होगी कि पार्टनरशिप डीड जो होती है वो रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि रिटन ही होना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर रिटन है तो वो आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है। जैसे एक पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, आपसे जो बात तय हुई थी उस हिसाब से उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बांटा, तो कोर्ट में आप क्या पेश करेंगे। तो आपके लिए कोर्ट भी कहेगा कोई डॉक्यूमेंट तो दो, तो वो डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में होता है जो सबूत के तौर पे, एविडेंस के तौर पे काम आता है। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड रिटन में हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इस तरह का कोई रूल नहीं है कि हाँ वो रिटन में ही होना चाहिए, वो ओरल भी चल सकता है। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड की क्या डेफिनेशन है। कहता है, सिंस पार्टनरशिप is the outcome of an agreement, it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partner। ध्यान दीजिए, यहां पे एक बात बोली, some terms and condition agreed upon by all the partner। ये सभी पार्टनर्स के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर दी जाती है। उस टर्म एंड कंडीशन को सभी पार्टनर्स फॉलो करते हैं। देखिए, आप लोग जो भी बुक फॉलो करते हैं, जनरली टीएस ग्रेवाल लोग जनरली फॉलो करते हैं या फिर पूनम गांधी फॉलो करते हैं, आप कोई भी बुक फॉलो कीजिए, उसमें जो डेफिनेशन है आप उसको भी पढ़िए। हम आपको उस डेफिनेशन को समझने में हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह की डेफिनेशन आपको लगभग वहां पे मिलेगी। इसमें साफ कहता है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी जाती हैं जो सभी पार्टनर्स को फॉलो करनी होती हैं। आगे ध्यान दीजिए क्या कहता है। आगे कहता है, सच टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी आइदर रिटन और ओरल। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, दोनों चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। द लॉ डज नॉट मेक इट्स कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। मतलब लॉ आपके ऊपर कंपल्सरी नहीं करता कि आप इसको रिटन फॉर्मेट में करें। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे हम इस चीज को। हाउएवर, इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए वो रिटन फॉर्मेट में हो तो ज्यादा बेटर है। एंड डिस्प्यूट, इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइन एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। अगर आप पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्मेट में रखते हैं तो ये फ्यूचर में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या फ्यूचर में किसी डिस्प्यूट, मतलब किसी तरह के झगड़े में ये काम आ सकता है। ये आपको हेल्प कर सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। इट इज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन, ये बहुत ज्यादा बेस्ट होता है कि आपके सामने रिटन फॉर्मेट में हो। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम पढ़ते हैं क्या कहता है। एक पार्टनरशिप डीड की एक, इसमें पार्टनरशिप डीड का जो है वो एक डेफिनेशन देता है। क्या है कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर विच कंटेन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। एक पेपर होता है जिसके अंदर सारे के सारे टर्म्स लिखे होते हैं कि पार्टनर्स का नाम ये है, पार्टनर्स का एड्रेस ये है, पार्टनर का क्या नाम है, उसके राइट्स ये हैं, उसकी ड्यूटीज ये हैं, उसके ऑब्लिगेशंस ये हैं। ये सारे एक रिटन फॉर्मेट में होता है। तो इसने साफ कहा कि एक रिटन एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के पास होता है, उसके अंदर सारे टर्म्स लिखे जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये आपसे एक नंबर में थ्योरी में पूछेगा कि पार्टनरशिप डीड को और क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, उसमें एक होगा आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो उसका नाम याद रखना कि पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। आगे, अ पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए इनके बीच में। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज द पार्टनर। सॉरी, क्या कहता है, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। नेम होना चाहिए और साथ ही साथ एड्रेस ऑफ द पार्टनर होना चाहिए, एड्रेस ऑफ द फर्म्स ऑफ द पार्टनर। देखो, एड्रेस ऑफ द फर्म्स ऑफ द पार्टनर का क्या मतलब है।
देखो हो सकता है पार्टनर सिर्फ दो ही पर्सन ना हो, दो अलग अलग कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, देखो पर्सन की अगर डेफिनेशन देखो कि पर्सन की परिभाषा क्या है, तो हमारे देश में जो एक नेचुरल पर्सन है वो तो पर्सन होता ही है, हमारे देश में जो नेचुरल पर्सन है वो तो पर्सन होता ही है, लेकिन कंपनी को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है ना। जैसे मान लो एक शाहरुख खान है और वो किसी यशराज बैनर के साथ काम कर रहा है, तो शाहरुख खान जो है एक अलग इंडिविजुअल है और यशराज बैनर एक कंपनी है। यशराज बैनर एक कंपनी है जो अलग एक फर्म के नजर में, सॉरी कानून के नजर में कोई एक पर्सन है। ये दोनों पर्सन जुड़ते हैं, पार्टनरशिप करते हैं किसी फिल्म के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि यहां पे जो पार्टनर्स जुड़ रहे हैं उनके नाम और एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर। अगर वो पार्टनर एक फर्म के रूप में है, कंपनी के रूप में, तो उसका भी एड्रेस प्रॉपर चाहिए। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। अगर वो पार्टनर्स फर्म्स के रूप में तो दोनों फर्म्स का एड्रेस चाहिए, अगर वो पार्टनर एक इंडिविजुअल के रूप में है तो उनका भी एड्रेस चाहिए। नेचर एंड द प्लेस ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस का नेचर क्या है। कुछ नेचर ऐसे होते हैं जैसे आप प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, या सोशल मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, या वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पज से काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा काम जो आपके बिजनेस का नेचर, उस नेचर को क्लियरली मेंशन करना, और जहां से आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उस बिजनेस का एड्रेस भी चाहिए। ये सारे काम आपको थ्योरी में आएगी बात। नेक्स्ट है ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ द पार्टनरशिप। कई बार क्या होता है कि ड्यूरेशन भी तय होता है, जैसे अभी मैंने शाहरुख खान का एग्जांपल दिया। शाहरुख खान साहब जो हैं वो जब किसी मूवी के साथ टाई अप करते हैं, किसी कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, तो एक टर्म होता है, एक टाइम होता है कि इतने टाइम तक हम रहेंगे जब तक मूवी प्रोड्यूस नहीं हो जाती। मूवी प्रोड्यूस हो गई, रिलीज हो गई, दोनों की पार्टनरशिप खत्म। तो पार्टनरशिप का जो टाइम पीरियड भी पहले से भी डिसाइड कर सकते हैं। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसका टाइम डिसाइड नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने और किसी मेरे दोस्त ने, हम दोनों ने पार्टनरशिप करी कि हम एक रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं। बताओ रेस्टोरेंट के बिजनेस में क्या कभी कोई टाइम पीरियड डिसाइड हो सकता है कि हम 1 साल के लिए बिजनेस करेंगे? क्योंकि बिजनेस जब इंसान करता है तो कभी उसे बंद करने की कभी नहीं सोचता, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, हमेशा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ऐसे केस में कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं होगा। लेकिन जो शाहरुख खान वाला एग्जांपल है उसमें टाइम पीरियड मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, मतलब जितने भी पार्टनर हैं वो सब कितना पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, ये सब पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रहनी है, थ्योरी में पूछी जा सकती है ये चीज़ों से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली बात क्या है, देखो पार्टनर जो है वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ठीक है, तो जो पैसा लगा रहा है जिसको हम कैपिटल, उसका ब्याज भी पार्टनर को मिलता है। क्यों? देखो कई बार क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पैसा लगा के बिजनेस नहीं करता, वो मार्केट से उधार भी लेता है। अगर वो मार्केट से उधार लेता, सोचो मेरे पास, मैं अकेला एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं 5 लाख से बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे 5 लाख की और ज़रूरत है, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं किसी और से मार्केट से ले सकता हूँ, किसी मार्केट से उधार लिया, मुझे उसको ब्याज देना पड़ सकता है। लेकिन वो पैसा मैं मार्केट से ना लेके मैं अपना ही पैसा बिजनेस में और लगाता, तो अपने घर से लेकर आ रहा हूँ पैसा, बिजनेस में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि जो बिजनेस है ना और जो बिजनेसमैन है, ये दोनों अलग एंटिटी हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर द सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग आत्माएं हैं। तो मैं बिजनेसमैन अपने बिजनेस को जो पैसा दे रहा हूं, तो मेरा बिजनेस कहेगा मेरे मालिक ने मुझे पैसा दिया है, ये पैसा मुझे अपने मालिक को लौटाना है विद इंटरेस्ट। क्योंकि अगर यही पैसा ये मालिक ना देते, कोई और से लेना पड़ता किसी और से, तो उसको भी तो हमें ब्याज देना पड़ता। तो एक ये टर्म एंड कंडीशन रखी जाती है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें इसका ब्याज भी चाहिए। अपने ही बिजनेस में पैसा लगाने का ब्याज भी लेते हैं, और ये कंपलसरी नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है। जो दो पार्टनर वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। आगे है ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो क्या है, पार्टनरशिप डीड में पहली बात कहती जाती है कि बिजनेस से ड्राइंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस से पैसा निकालना, और आप 11वीं क्लास में अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को जान चुके हो। तो ड्राइंग बिजनेस से पैसा कर भी मजबूरी आती है, घर में पैसे की जरूरत है, हमारे पास पैसा नहीं, तो हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। क्यों निकालते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सोचो पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर केवल प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट कब बढ़ता है? साल के एंड में। तो क्या 1 साल तक उनके घर के खर्चे नहीं चलेंगे? तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप हर मंथ की अपनी सैलरी डिसाइड कर लो कि हाँ भाई हर महीने हम दोनों पार्टनर अपनी बिजनेस से 10-10 हज़ार रुपये सैलरी के रूप में लेंगे, या फिर आप सैलरी का प्रावधान नहीं रखते, मतलब और पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हो। तो एक तरीके से वो कर्जा हो गया कि आप, यानी अब बिजनेसमैन बिजनेस से कर्जा ले रहा है। तो जब बिजनेस को बिजनेसमैन ने पैसा दिया था तो उससे ब्याज चार्ज कर रहा था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे क्या हुआ, ड्राइंग में वो बिजनेस से उधार ले रहा है,
तो जब इसने उधार दिया था तो ब्याज लिया था, अब ये उधार ले रहा है, कौन? पार्टनर उधार लिया था, इसको ब्याज देना चाहिए। तो वही होता है, या तो अगर ये ड्राइंग चार्ज करेगा, ड्राइंग करेगा तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना पड़ेगा, और कितना होगा वो पहले से डिसाइडेड होगा कि इंटरेस्ट ड्राइंग 5% है या 6% है। ठीक है, आगे देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो आपको कैलकुलेशन भी सीखनी पड़ेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि जब प्रॉफिट होगा बिजनेस में तो हम उसके रेशियो को कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। आरी बात समझ, उसको हम कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, ये हो सकता है ऐसा हो 1:1:1, 3 पार्टनर है, ये 3:2:1 भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ये हो गया इक्वली, भाई जो मुनाफा होगा 3 हिस्सों में बटेगा। इसका क्या मतलब है कि जो मुनाफा होगा वो 6 हिस्सों में बटेगा, ए को मिलेगा 3, बी को मिलेगा 2 और सी को मिलेगा 1। ऐसा भी हो सकता है। तो ये 50% हो गया, ये आपका हो जाएगा 66% आई थिंक, इस तरीके से, मतलब 100 एक प्रॉफिट को 6 टुकड़ों में बांटना, 3 टुकड़ा इसको देना, 2 टुकड़ा इसको, 1 टुकड़ा इसको। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो पहले से डिसाइड नहीं होता, वो कैपिटल के अनुसार होता है। जैसे ऐसा हुआ कि कैपिटल जो है ए ने वो लगाए 10 लाख रुपए, बिजनेस में लगाए 10 लाख रुपए, बी ने लगाए मान लो उन्होंने लगाए 4 लाख रुपए, ठीक है, और जो सी है उसने लगाए 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कैसे होगा? क्या कैपिटल के अनुसार बटेगा, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो बढ़ जाएगा। इसको आप रेशियो वाइज बांटो तो ये आ जाएगा 10:4:2, और इसको और काटोगे तो ये आ जाएगा 5:2:1, यानी प्रॉफिट के टोटल हो जाएंगे 8 टुकड़े, जिसमें से ए को मिलेगा 5, बी को मिलेगा 2 और सी को मिलेगा 1। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कई बार पहले से डिसाइडेड होता है और कई बार ऐसा भी कह देता है कि आपको कैपिटल के अनुसार काम करना है, आपको कैपिटल के अनुसार काम करना है, कैपिटल है कितना। ठीक है, जो जिस रेशियो में कैपिटल होगा उसी रेशियो में ये चीजें बढ़ जाएंगी, तो वो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है समझो। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो हो गया, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि पार्टनर्स ने पैसा बिजनेस में लगाया। अब ये है कि जो पैसा लगाया उसके बाद भी पैसे की और जरूरत पड़ रही है तो फर्म जो है वो लोन लेगी। अब जो लोन लेगी वो लोन कई तरह से हो सकते हैं। कैसे? वो लोन ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्म जो है फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो भी बिजनेस को लोन दे सकते हैं, या फर्म जो है बाहर से भी लोन ले सकती है। अब सोचो अगर बाहर से लोन लेती है फर्म तो उसको तो ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज कितना होगा? तो ये बात क्वेश्चन में मेंशन है, ये बात क्वेश्चन में मेंशन होगी कि फर्म में बिजनेस ये जो हमारा लोन है उसका इंटरेस्ट कितना होगा। अगर ये बात मेंशन नहीं की जाती या इस बात को मेंशन करना भूल जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो है 6% पर एनम, ये आपको याद रखना है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, अच्छा कौन से इंटरेस्ट ऑन लोन? सिर्फ पार्टनर्स, अगर पार्टनर देते हैं, समझो ABC 3 पार्टनर हैं, मैं कहानी समझा रहा हूं, ABC 3 पार्टनर हैं, इन तीनों के पैसे की जरूरत पड़ी, वो गए डी के पास। जब डी के पास गए, डी से उधार पैसा मांग रहे तो डी जितना ब्याज मांगेगा उसको उतना देना पड़ेगा। उस केस में ये वाला रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप किसी और से लोन मांगने जा रहे हैं, वो जितना पैसा मांगेगा आपको उतना देना पड़ेगा। लेकिन जब पैसे की जरूरत है और पैसा ABC तीनों में से कोई एक दे रहा है और उसने पहले कह दिया कि मैं अपने ही फर्म को लोन दे रहा हूं और मुझे 10% का ब्याज चाहिए, तो भी उसको 10% का मिलेगा। ठीक है, मतलब जो जितना मांग रहा है उतना मिलेगा। लेकिन जब पार्टनर्स ही लोन दे रहे हैं और वहां पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा ये बात मेंशन नहीं है, उस केस में कितना देना है? 6% पर एनम। यानी अगर हम बाहर से लोन ले रहे हैं, वो बाहर वाला व्यक्ति जो है वो जितना पैसा मांगेगा इंटरेस्ट का हमें उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके टर्म एंड कंडीशन में हमने उससे पैसा लिया है। पार्टनर्स अगर हमें लोन दे रहे हैं, अगर ये बात पहले से तय हो गई कि पार्टनर लोन देंगे तो जितना वो मांग रहे हैं उतना हमें ब्याज देना पड़ेगा, तो हम उतना ही ब्याज देंगे। लेकिन अगर इस तरह की बात मेंशन नहीं है, वो भी सिर्फ इस केस में कि पार्टनर्स ने लोन दिया है, तो वैसे केस में हम केवल 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अगला है पार्टनर्स सैलरीज एंड कमीशन। पार्टनर्स सैलरीज एंड कमीशन, एक सेकेंड।
पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। ये बात पहले से ही डिसाइड कर लेनी है कि पार्टनर को हमें सैलरी कितनी देनी है, ठीक है, वो भी पहले से, वो भी सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्या है, मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स। मतलब हम एसेट की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करें। अब गुडविल क्या चीज होती है वो आगे समझ में आएगी, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए गुडविल के बारे में कि गुडविल जो है वो एक इनटेंजिबल एसेट्स है, ऐसे एसेट्स है जो हमें दिखाई नहीं देते, हम केवल फील करते हैं। हमने किसी का नाम हायर कर लिया, अपने दुकान के आगे उसका नाम लगा लिया, उसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो जो नाम हमने हायर किया वो हमारे लिए एक तरीके से गुडविल हो जाएगी, और डिस्कशन होगा इसके लिए गुडविल के चैप्टर में। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये भी हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। फिर क्या है, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म एंड द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, कई लोग अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो ऐसे करते हैं कि कुछ लोग महीने महीने की अकाउंटिंग करते हैं, कुछ लोग 6 महीने की अकाउंटिंग करते हैं, और जनरली जो इंडिया में जो फॉलो होता है वो 1 साल की अकाउंटिंग फॉलो होती है। मतलब आपने साल के जिस डेट पे आपने अकाउंट स्टार्ट किया है, अगले साल के उसी डेट पे आप उसको क्लोज करेंगे, फिर वहां से नया अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो जनरली हमारे इंडिया में जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है, वो जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और ये सब बात आपको मालूम है, और 31 मार्च में वो जाके खत्म हो जाता है, अगले साल के 31 मार्च में। एक होता है कैलेंडर ईयर। अब जो कैलेंडर ईयर है वो क्या है, कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 1 दिसंबर पे खत्म होता है, ठीक है। कुछ लोग रिलीजियस कैलेंडर फॉलो करते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अकाउंटिंग ना दिवाली के दिन स्टार्ट करते हैं और अगली दिवाली पे खत्म करते हैं। तो ये अकाउंटिंग पीरियड पहले से ही पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर ली जाती है कि अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, हाउ डिस्प्यूट विल बी सेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टनर्स उनके अधिकार क्या हैं। पार्टनर्स के ये अधिकार है कि अगर एक पार्टनर चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, चाहे तो उसकी कॉपी उठा के अपने घर ले जा सकता है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसकी कॉपी करे, फोटोकॉपी करो और अपने घर ले जा, अपना अकाउंटिंग चेक करे, क्योंकि उसको पूरा अधिकार है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है ये हमें पता चल सके और हम उसी हिसाब से अपना मुनाफा बांट सकें, ठीक है। तो राइट्स भी हैं पार्टनर्स के और कुछ ड्यूटीज भी हैं। ड्यूटीज क्या है कि देखिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे पार्टनरशिप डीड जो है वो टूट जाए, या कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बिजनेस को लॉसेज हो। तो पार्टनर्स के ऊपर कुछ उसके अधिकार दे दिए जाते हैं और कुछ उसके ऊपर दायित्व दे दिए जाते हैं, कुछ ड्यूटीज दे दी जाती है, आपको ये करना ही करना होगा, ठीक है। तो इसमें राइट्स एंड ड्यूटी पहले से ही डिसाइडेड कर दी जाती है। दूसरा है डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया घोषित हो जाना, मतलब उसको बर्बाद हो चुका है, उसकी जो लायबिलिटीज हैं उसके एसेट से बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, अगर उसकी सारी संपत्ति बेच भी दी जाए तो भी उसका कर्जा पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसा जो व्यक्ति हो जाता है उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, और इंसॉल्वेंट का जो सर्टिफिकेट है वो कोर्ट देता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये इंसॉल्वेंट हो चुका है और अब इससे कोई भी पैसा नहीं मांग सकता, तो उसको दिवालिया घोषित कह देते हैं कि व्यक्ति जो है वो दिवालिया हो गया है, तो वो व्यक्ति होता है इंसॉल्वेंट। तो पार्टनरशिप डीड में क्या कहा गया कि अगर हम में से कोई पार्टनर पर्सनली अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस वक्त हम किस तरीके से डिसीजन लेंगे, उसको हम पार्टनरशिप में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो कितना उसको शेयर देंगे, ये सारी बातें जो हैं ये पहले से डिसाइडेड हो जाती है। ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट वेयर एज इट विल बी द नेम ऑफ द फर्म्स और द पार्टनर, मतलब एक बैंक अकाउंट खोलना है और जो बैंक अकाउंट हम खोलेंगे वो बैंक अकाउंट या तो वो जनरली फर्म के नाम पे होना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। तो पहले से डिसाइडेड कर लें कि वो फर्म के नाम पे होगा या पार्टनर्स के नाम पे होगा, ठीक है, वो पहले से डिसाइड कर लेना होता है कि फर्म के नाम पे होगा या पार्टनर्स के नाम पे होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशंस एंड सेटल ऑफ अकाउंट और रिटायरमेंट और डेथ। ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड है ना एडमिशन और ये रिटायरमेंट और ये डेथ, ये आगे जाके चैप्टर्स हैं पूरे, एडमिशन का चैप्टर है, रिटायरमेंट का चैप्टर है, डेथ का चैप्टर है, तो ये पूरे एक चैप्टर बन जाते हैं। तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है, कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, तो हम उस वक्त कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे, हम कितने परसेंट उसको रखेंगे, ठीक है, और कितने लोग एग्री करेंगे तो वो नया पार्टनर हमारे बिजनेस का पार्टनर बन सकता है। ये सारी बातें जो हैं वो पहले से डिसाइड करना। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है तो हम उसको पैसा किस तरीके से देंगे, क्योंकि उसने जो पैसा लगा रखा है वो अपना पैसा वापस भी तो मांगेगा, तो किस तरीके से उसको रिटायरमेंट का पैसा देंगे। और इन केस अगर कोई डेथ कर जाता है
तो उस केस में क्या उसके लीगल हायर को हम पार्टनर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या जो डेथ कर गया तो उसके जो फैमिली मेंबर होंगे उनको हमको पैसा जो देना है वो किस तरीके से देना है, कितना पैसा देना है, वो तो अकाउंटिंग को ट्रीट करने के बाद ही पता चलेगा भी इसका इतना मुनाफा है, इसको हमें इतना पैसा देना है। आई होप यहां तक ये बात समझ में आ रही है कि बस 2 पॉइंट रह गए, उसका खत्म है। नेक्स्ट क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इफ एनी टू बी डन। मतलब देखो यहां पे एक बात और है कि अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है या कोई पार्टनर डेथ कर रहा है, तो उस वक्त हम अपने सारे एसेट और सारी लायबिलिटी को दोबारा चेक करते हैं, क्योंकि इस पीरियड में क्या होता है कि जब कोई एडमिट हो रहा है तो हमारे एसेट की वैल्यूएशन एक्चुअल में चेंज हो चुकी होती है। कैसे? क्योंकि एसेट को कैलकुलेट किए काफ़ी समय हो चुका होता है, जिस टाइम हमने एसेट बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए होते हैं उस समय कोई और वैल्यू, अचानक से वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वो सारी की सारी वैल्यू को रीवैल्यूएट की जाती है, इसलिए वहां पर बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, जो आगे आप सीखेंगे। तो अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है या कोई पार्टनर डेथ कर रहा है, तो वैसे केस में हम सारे के सारे एसेट्स को, सारी के सारी लायबिलिटी को दोबारा से रीवैल्यूएट करते हैं, दोबारा से वैल्यू चेक करते हैं। अगर उसमें कोई इंक्रीमेंट होता है तो उसका बेनिफिट सबको मिलता है, अगर उसका कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई मतलब उसमें लॉसेस हैं, तो उसका भी लॉस बाकी सभी पुराने पार्टनर को झेलना पड़ता है। अगला पॉइंट क्या है, मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स। मतलब जो फर्म जो अकाउंट्स बनाएगी उसका मेथड क्या होगा, तो उसका मतलब अकाउंटिंग को ट्रीट करने के मेथड भी अलग अलग होते हैं। हाँ होते हैं, एक होता है एक्रूअल बेसिस, एक होता है कैश बेसिस। ये थोड़ा बहुत आपने 11th में सीखा ही होगा। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या है कि हम बिजनेस में केवल उन्हीं अकाउंट्स को, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में डील होती हैं। जैसे मैंने कोई सामान कैश में खरीदा तो वही डील किया, लेकिन मैंने कोई सामान उधार खरीदा तो उसको रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया होगा, अगर आपने कोई सामान उधार खरीदा है तो मतलब आपका क्रेडिटर बढ़ जाता है, तो आपने क्रेडिटर की एंट्री करी ना। मतलब इंडिया में जो है अकाउंटिंग जो है वो कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो नहीं करते, हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग भी फॉलो करते हैं कि अगर कोई ऐसा अकाउंट्स है या ऐसे कोई ट्रांजेक्शन्स हैं जो उधार किए गए हैं, या तो हमने किसी से उधार खरीदा है या कोई हमसे उधार खरीदता है। अगर कोई हमसे उधार खरीदता है तो सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए डेटर हो जाता है ना। तो वो कैसे बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में होता है। तो कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हैं वो भी आपको पहले से मेंशन करना है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। अब ये ऑडिटिंग क्या होता है, देखो ऑडिटिंग क्या होता है, तो साल के एंड में आप जो मुनाफा कमा रहे हैं, सरकार को भी तो आपको टैक्स देना है। अब सरकार को जब आप टैक्स देना तो कितना टैक्स दोगे, आपको जितना मुनाफा हुआ है। अब आप सरकार को देते हो कि भाई हमें इतना का मुनाफा हुआ है, हमें मान लो 10 लाख का मुनाफा है, 10 लाख का जो टैक्स 30% के हिसाब से 3 लाख रुपए टैक्स होता है। अब सरकार आपकी बातों पर कैसे यकीन कर ले, हो सकता है आप झूठ भी तो बोल रहे हो, तो आपको अपने अकाउंट को चेक कराना पड़ता है एक ऑथराइज्ड पर्सन से। अब वो ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, दैट इज सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। आपको उससे अपना अकाउंट चेक कराना होता है, वो आपको लीगल एक अथॉरिटी देता है, वो जज करता है कि हाँ आपने कितना प्रॉफिट कमाया। सरकार उसकी बात पे यकीन करती है बिकॉज वो एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है, उसके पास इतने राइट्स हैं कि वो आपके अकाउंटिंग को चेक करे और सरकार और एक अपना एक वो कैलकुलेशन करके देता है कि हाँ इस व्यक्ति का इतना इनकम टैक्स बन रहा है, यही इसका अमाउंट है। सरकार उसकी बात पे यकीन करती है बिकॉज उसने पूरा चार्टेड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को डील किया होता है, उसने पढ़ा होता है और उसके पास एक ऑथराइज सर्टिफिकेट होता है। जो कौन इशू करता है, हमारे देश में एक इंस्टीट्यूट है जो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फ्यूचर में CA बनना चाहते हैं, तो उसकी बेटा शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। यही इंस्टीट्यूट है, ये कोई कॉलेज नहीं है, ध्यान इसके बारे में कभी हम डील करेंगे, बात डिस्कस करेंगे। ये कोई कॉलेज नहीं है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो अपने एग्जाम खुद लेती है और ये कहती है बस आप हमारा एग्जाम क्लियर कर दो। अगर आपने हमारा एग्जाम क्लियर कर दिया तो आप हमारी तरफ से एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट हैं। खैर ऑडिटिंग उसी से करते हैं, इसके बदले में एक चार्ज लेता है जो ऑडिट फीस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं ये भी मेंशन होना चाहिए उसमें पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। तो ये कुछ 20 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पार्टनरशिप डीड में होते हैं। अब क्या है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट डाउन द 5 पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप डीड, इसमें से कौन सा पॉइंट है। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे ये बातें पूछी जा सकती हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पार्टनरशिप डीड को लेकर आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और भी पॉइंट है इसमें, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी के लिए यहाँ तक ही हम आपको बता रहे हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। गुड बाय।